हाय एवरीवन। पिछले सेशन में हमने सिक्योरिटी वैल्यूएशन के इक्विटी रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उसमें हमने प्राइमरीली कवर किया था डिविडेंड डिसीजन, वॉल्टर मॉडल, देन बायबैक ऑफ शेयर्स एंड देन राइट इश्यूज का जो वैल्यूएशन है वो वो वाले सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। ये वीडियो खत्म करके भी अगर आपने बाद में देखा तो भी चल जाएगा, बट बेटर है कि आप वो वीडियो पहले देख ले अगर आपने नहीं देखा है तो। नाउ इस सेशन में हमें कवर करना है कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशंस या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जिन क्वेश्चंस की अपनी एक प्रॉपर्टी है, अपना एक नेचर है, और आपको ये इंश्योर करना है कि एग्जाम में जाने के पहले आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करें। अगर आपने मान लो रिवाइज नहीं किया तो देन एग्जाम में इन क्वेश्चंस को बना पाना इज बहुत डिफिकल्ट। अगर कर भी पाए तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक ऑन एन एवरेज यही सिनारियो होगा। कोई बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है जिसको एक बार ही पढ़ लिया 6 महीने पहले तो भी वो कर पाता। मैं वैसा नहीं हूँ, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वैसे नहीं है। सो आपको इंश्योर करना है कि आप इन सब क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करें। बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, 4-5 क्वेश्चंस ही है, 4-5 टाइप के ही क्वेश्चंस है, तो बस आपको ये इंश्योर करना है। तो होता क्या, क्यों प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए एग्जैक्टली क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी वो एकदम से क्लियर नहीं होता है इन क्वेश्चंस को देख के। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप पहले तो ये सारी स्टेप्स दिमाग में रखें। एंड स्टेप्स करना बहुत ईजी है, स्टेप्स दिमाग में रखना इज क्रूशियल। ठीक है, सो हम शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में इन द कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन। अगेन मैं छोटा हो जाऊंगा और ये मेरा आज का 8 तार है जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और बहुत ही ऐसा दिमाग पूरा झंझना रहा है, तो कुछ अगर ऊपर नीचे हो जाए तो आप संभाल लेना। आप संभाल लेना मतलब गलती नहीं कर, मतलब कैलकुलेशन में अगर कोई गलती हो जाती है, परसेंटेज इधर उधर हो जाता है तो मैनेज कर लेना, बाकी तो सब सही करा ही देंगे। कॉन्सेप्ट्स वगैरह प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। चलो, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये दिया, ये सब आप इग्नोर किया करो, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर वगैरह। सो जो पहला क्वेश्चन है जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा आर अवेलेबल फॉर पीक्यूआर लिमिटेड 2008 का डेटा दिया हुआ है, जिसमें डिबेंचर, बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर की रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि कितना अमाउंट है। देन रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, तो ये हो गया पहला पार्ट डेट रिलेटेड, ये हो गया दूसरा पार्ट इक्विटी रिलेटेड। ये सबको मिला के टोटल एसेट बन जाता है, टोटल एसेट। फिर उसके बाद में कुछ रेशियोज दिए हुए हैं। सो एसेट टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, एंड देन इफेक्टिव टैक्स रेट दिया हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन दी है, डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दिया हुआ है, एंड देन उसके बाद में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब हमारा के दिया हुआ है। अब आपको ड्रॉ करना है पहले तो इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर, देन आपको कैलकुलेट करना है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग, देन कैलकुलेट द फेयर प्राइस ऑफ कंपनी शेयर यूजिंग द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो यहां पे एक बार आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बहुत ईजी है। एंड व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी शेयर प्राइस। सो ये पार्ट जो रहेगा ये इजी पार्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो सबसे पहले हमें वर्किंग करनी है, और वर्किंग करने के लिए ऑब्वियसली इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या लगेगा, सेल्स लगेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने वो लगेंगे, या ऑपरेटिंग इनकम कितनी है वो लगेगी, फिर आपको इंटरेस्ट लगेगा जिससे आप फिर पीबीटी निकालोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालोगे, टैक्स रेट दिया हुआ है, टैक्स को माइनस करोगे, फिर आपकी अर्निंग आएगी, शेयर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं उसको डिवाइड करोगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दिए ना, वो देख लेंगे क्या करना है, तो हाँ दिया हुआ है। सो इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एंड 100 लाख ऐसे टोटल कैपिटल दिया हुआ है, मतलब 10 लाख का आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, उससे आप ईपीएस निकालोगे एंड देन आप फर्दर आपका कैलकुलेशन आगे बढ़ाओगे। प्रॉब्लम यह है कि इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं दी है, तो इंफॉर्मेशन जो इनडायरेक्ट दी है उस इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन को आपको इसको यूज करके आंसर निकालना है। ठीक है, सो सबसे पहले इसमें शुरू होता है कैलकुलेशन कि आपको क्या क्या निकालना है। सो फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट टोटल टर्नओवर। सेल दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे दिया हुआ है एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है, जो कि है 1.1। मतलब एसेट अगर 100 है तो टर्नओवर आपका एसेट टू टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, सो आपका 1.1 जो होगा वो टर्नओवर बन जाएगा। ठीक है, ओके, चलो शुरू करें। सो आपको क्या कर लेना है, पहले तो वर्किंग्स बनानी है। ठीक है, पर्टिकुलर्स वर्किंग अमाउंट, ये क्या है, अमाउंट रुपीज इन लैक्स, ऐसे एग्जाम में भी लिखना। ठीक है, मेरे पास में जगह की कमी है तो मैं थोड़ा सा मैनेज कर करके लिख रहा हूं, आप बढ़िया से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो पहला वाला जो पार्ट है उसमें हमें बनाना है टर्नओवर।
सो टर्नओवर का जो रेशो दिया हुआ है, असेट टर्नओवर रेशो, एटी रेशो बोल देते हैं इसको, वो दिया हुआ है 1.1 का। तो आपका जो टोटल टर्नओवर है वो कितना आएगा? सो आपके पास में ये असेट ऑलरेडी, टोटल असेट 600 मल्टीप्लाइड बाय 1.1। अभी मैंने असेट टर्नओवर रेशो लिखते वक्त शायद ऐसे लिख दिया था ना, बट एक्चुअली आप तो स्मार्ट हो, आपको ऑलरेडी पता है कि असेट टर्नओवर रेशो क्या होता है, टी डिवाइडेड बाय ए, मतलब टोटल सेल डिवाइडेड बाय असेट्स, ये होता है असेट टर्नओवर रेशो। ठीक है, तो अगर असेट टर्नओवर रेशो 1.1 है, हमें असेट पता चल गई 600 है, तो आपका सेल कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 600। बस वही कर रहे हैं यहाँ पे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैजिकल चीज़ नहीं कर रहे। सो 1.1 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आता है 660। ये क्या है, रुपीज इन लैक्स। ठीक है, देन हमें यहाँ पे क्या दिया, पहला वाला तो पार्ट मुझे मिल गया टर्नओवर का। देन ऑपरेटिंग मार्जिन दी हुई है 10%, तो इससे हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकल जाएगा। तो ऑपरेटिंग मार्जिन अगर 10% है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना हुआ, 90%। तो सेल में से ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हटा दो जो कि 90% है, तो आपका ऑपरेटिंग मार्जिन आ जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप एग्जाम में पूरा पूरा लिखोगे, मेरे पास जगह की कमी है तो मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं। मल्टीप्लाइड बाय 660, सो 90% का 660 कितना होता है, 594। देन उसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस, और इंटरेस्ट एक्सपेंस यहां पे क्या इंफॉर्मेशन है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। यहां पे दिया है 8%, तो 8% किसका आएगा, तो टोटल डेट जितना है उसका 8%। ठीक है, टोटल डेट कितना है, 125 प्लस 50। ठीक है, सो 125 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 8%, सो इसका आंसर आता है 14। ठीक है, देन डिविडेंड पे आउट रेशो, डीपी रेशो। सो डिविडेंड पे आउट रेशो कितना दिया हुआ है, 16.67%। उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है, रेशो लिख के छोड़ दिया हमने। एंड टैक्स रेट दिया हुआ है जिसका हमें काम रहेगा, जो कि है 40%। ये वाली इंफॉर्मेशन का स्क्रीन का फोटो निकाल लो अगर आपके पास में। ऑब्वियसली अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये हट जाएगा, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। फोटो ले लो अपने फोन में, और अब जाके हम इसको नीचे करते हैं। ठीक है, और अब आगे का कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। सो अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग इनकम स्टेटमेंट के साथ में। इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आता है, तो अब तो सीए वालों को क्या ही बताना इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाना है। पता चला मुझे किसी ने मैसेज करके बोल दिया हमें सिखाओगे इनकम स्टेटमेंट बनाना। नहीं रे भाई, सिखा नहीं रहा, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बस। ठीक है, सो सेल टू टर्नओवर रेशो, सेल टू टर्नओवर रेशो आता है, सेल टू टर्नओवर रेशो नहीं यार, सेल टू टर्नओवर, सेल या टर्नओवर, मतलब सेल बोल लो या टर्नओवर बोल लो, सेल डिवाइडेड बाय टर्नओवर नहीं। तो टर्नओवर वाला कैलकुलेशन, तो रेशो वाला कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुका है ना हमारा, अभी करने की जरूरत नहीं है। 660 ऐसा होता है। इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग एक दिन में करने से ना पूरा गला भी गया मेरा, और सब दिमाग भी। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरफ। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसमें से माइनस कर देंगे। अब ये दो तरीके हैं, आप या तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करके आप नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लो, या डायरेक्टली आप ऑपरेटिंग इनकम लिखते हो तो भी चल जाएगा, बट वो दिखने में अच्छा नहीं दिखता, तो हमें ये करना है। ठीक है, सो 594, एंड आपका जो EBIT आया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT वो आता है 66। ठीक है, सो ये हो गया पहला आइटम, दूसरा आइटम, ये हो गया तीसरा जो कि रिजल्ट है। देन उसके बाद में हम इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस को। इंटरेस्ट एक्सपेंस, और इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, 14 पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, एंड देन आपका आएगा EBT। EBT आएगा, अरे EBT आएगा कितना, माइनस करो 40 60 52। ठीक है, देन इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, कितना है 40%, टैक्स कितना आएगा 20.8।
एंड देन आपका आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, है ना। तो ये सब तो आपको ऑलरेडी पता है। और फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद में इसमें डिविडेंड आएगा। डिविडेंड कितना बांटा है? 16.67% इस रेट पे दिया है। तो ये हो गया आपका 7th और ये हो गया आपका 8th। ठीक है, चलो ये कितना आएगा? ये आएगा 5.20। देन रिटेन्ड अर्निंग आएगा। रिटेन्ड अर्निंग है 26। ठीक है, सो इतनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए जिससे हम आगे सस्टेनेबल ग्रोथ निकाल लेंगे। ये सब बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है ना। एक काम करता हूं, मैं अभी ना छोटा छोटा लिखता हूं, तो आप मुझे बताना एक बार कमेंट करके कि ये छोटा वाला भी सही दिख रहा है या ये भी थोड़ा सा मतलब दिखने में डिफिकल्टी होती है। सो क्या मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ कि सो दैट आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। ये भी हो सकता है ना कि आपको छोटा वाला ज़्यादा बेटर दिखे, है ना, छोटे वाले में भी दिख जाए, तो हमारा थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट बराबर हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल सी सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है, बोलो, ये जी होता है एंड कितना रिटेन किया मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, आरओई। ठीक है, तो अब बस वही कैलकुलेट करना है। इसी का एक और फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो, डीआर या डीपीआर, जैसे भी जिसकी श्रद्धा। आपको शॉर्टकट में लिखना है एग्जाम में, मैं लिख रहा हूं रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, चलो बोलो तो आरओई कितना आया रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आपको पीएटी पता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिवाइडेड बाय आपकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड नेटवर्थ कितनी है। ठीक है, चलो तो इसमें क्या आ रहा है? नेटवर्थ इज इक्वल टू, देख लेते हैं एक बार, नेटवर्थ कितना आ रहा है। इक्विटी और रिजर्व 400, नेटवर्थ आ रहा है 400, और पीएटी कितना आ रहा है? पीएटी ऑलरेडी मिल चुका है आपको, ये 31.20। ये आता है 7.8%, 7.8%। ठीक है, सो अब एसजीआर निकाल लो, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। 1 माइनस 0 पॉइंट डिविडेंड पे आउट रेशो मल्टीप्लाइड बाय 7.8%। इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के बाद में कितना आएगा? सो ये 0.78%, ऐसे लिखने के बजाय 0.078 ऐसे लिखो। ठीक है, सो एसजीआर आता है आपका सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, जी ही निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये रिटेन वाला पोर्शन है और ये रिटर्न ऑन इक्विटी है। सो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट 6.5%। अब जैसे कि मैंने कहा था, थर्ड और फोर्थ पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये बस आपके लिए मतलब वही है ना, क्या डिविडेंड डिसीजन वाला क्वेश्चन, P0 निकालना है। तो आपको ऑलरेडी ग्रोथ पता है, डिविडेंड पता है। डिविडेंड कितना है? 5.2 का डिविडेंड है, 5.2 कैलकुलेशन पहले ही किया हुआ है हमने। ठीक है, और ये D1 मान लिया हमने। ठीक, तो ये D1 5.2 डिवाइडेड बाय KE माइनस जी। KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? किधर गया? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% माइनस 6.5। अरे गलत हो गया, गलत हो गया, रुको रुको रुको। तो पहले तो डिविडेंड निकालना पड़ेगा ना, D0। ठीक है, फॉर्मूला सही है, D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस जी, ये बराबर है। तो D0, D0 क्या दिया हुआ है? 5.2, 5.2, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने, मतलब 5.2 लैक्स का डिविडेंड दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 10 लाख, तो आपका डिविडेंड कितना आया? 0.521।
आपके पास में ग्रोथ रेट ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, तो बाकी का कैलकुलेशन आप कर लोगे। कैसे करेंगे हम लोग, शुरू करते हैं। सो 0.52 ये D0 ही है, ठीक है। देन 1 प्लस आपका ग्रोथ रेट 0.065, लेट मी कंफर्म करेक्ट है, डिवाइडेड बाय 0.15 मतलब 15% का के माइनस जी 0.065, इसका आंसर आता है 6.91। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका P0, ठीक है। देन उसके बाद में 6.91 एंड मार्केट प्राइस भी दी हुई यहाँ पे, मार्केट प्राइस इज 14, सी 14 का मार्केट प्राइस दिया है। सो हम अब यहाँ पे फोर्थ वाले क्वेश्चन को आंसर करेंगे, ठीक है। सो मार्केट प्राइस इज 14 and value of stock is 6.91 and hence stock is overpriced in market, hence investor should not buy, investor should not buy। ठीक है, चलो जी, ये हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब बहुत सिंपल नहीं था लेकिन ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन था। फिर उसके बाद में एक और क्वेश्चन है, लगभग ऐसा ही है, लगभग के बजाय मतलब आपको होमवर्क के लिए चाहिए तो दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वैल्यूज वगैरह चेंज है, तो प्लीज़ इसको एक बार सॉल्व कर लेना, है ना। मैं कैसा टीचर हूँ, मैं खुद ही प्लीज़ बोल रहा हूँ कि भैया कर लेना। ये लो, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो ये आपको सॉल्व करना है, होमवर्क सब कुछ वैसा ही है, लगभग वैसा ही है, ठीक है। सो रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, डिबेंचर दिया हुआ है, टोटल असेट टर्नओवर रेशो, टैक्स रेट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग मार्जिन दिया हुआ है, डिविडेंड पे आउट रेशो दिया हुआ है, करंट मार्केट प्राइस दी हुई है, एंड क्वेश्चन भी सेम ही जाते हैं। देखो पहले तो इक्विटी वो निकालना है आपको, इनकम स्टेटमेंट बनाना है, फिर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट निकालना है, डिविडेंड डिसीजन का यूज करके फेयर प्राइस निकालना है, एंड देन गिव योर ओपिनियन ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी शेयर करंट प्राइस। सब सेम, कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। सो ये क्या सबूत देता है हमें, ये बताता है कि हमारा आईसीआई बार बार क्वेश्चंस पूछता है सिमिलर टाइप के, है ना। और एक मैं बताऊं आपको एक चीज, अगर मान लो किसी दिन आईसीआई ने डिसाइड कर लिया ना कि सिमिलर क्वेश्चन नहीं पूछने हैं जो ऑलरेडी आपके करिकुलम में दिए हुए हैं, तो किससे पेपर सॉल्व नहीं होगा वो, ठीक है। वो पेपर इतना डिफिकल्ट बन जाएगा। द प्रॉब्लम इज नॉट कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते, प्रॉब्लम ये होता है जिस टाइप का वो क्वेश्चन है उसमें क्या अजम्पशन लेके क्या निकालना है, ठीक है, ये पूरा गेस वर्क बन जाता है। तो ये आप इंश्योर नहीं कर सकते कि आप जो भी कर रहे हो कैलकुलेशन उसके साथ में वो सही कर रहे हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है कि आपको ये क्वेश्चन दिया है, आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन को हैंडल कैसे करते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि अच्छा ये मुझे वैल्यू निकालनी है तो उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशंस करूंगा सो दैट आई कैन रीच देयर। यहाँ पे क्या है ना, बस क्वेश्चन पूछा हुआ है, बाकी तो और कुछ आगे पीछे का है नहीं, सिर पे है नहीं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा डिफिकल्ट है। तो क्वेश्चन गोज लाइक, द एबी इंडस्ट्रीज इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है 12 लाख का, टोटल डेट दिया हुआ है 8 लाख का, एनुअल सेल्स दिया हुआ है 30 लाख का। 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स आर अंडर कंसिडरेशन फॉर नेक्स्ट ईयर, द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल्स आर एज अंडर। अब यहाँ पे देखो, मैंने बोला ना कि आपने अगर ये पहले नहीं देखा हुआ तो दिक्कत होती है, तो क्या दिक्कत होती है मैं समझाता हूँ। अब ये है टारगेट एसेट टू सेल्स रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे दोनों का, मतलब प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2, प्रपोजल 1 प्रपोजल 2। टारगेट डेट टू इक्विटी रेशियो दिया हुआ है, डेट टू इक्विटी रेशियो। देन टारगेट रिटेंशन रेशियो दिया हुआ है 75 और यहाँ पे रिटेंशन रेशियो नहीं दिया हुआ है। एनुअल डिविडेंड दिया हुआ है, यहाँ पे कोई डिविडेंड नहीं है, यहाँ पे डिविडेंड है। देन न्यू इक्विटी टू बी रेज्ड, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब पहले वाले पार्ट में कोई भी इक्विटी को रेज नहीं करना है ये वाले प्रपोजल में। एंड अगर आप केयरफुली देखो तो हमारा जो एग्जिस्टिंग है ना, टोटल डेट, इक्विटी, सेल्स, ये सब जो है रिक्वायरमेंट ये प्रपोजल 1 में मैच हो जाती है। तो प्रपोजल 1 में ऐसे आपको कोई कैलकुलेशंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो, टारगेट डेट टू इक्विटी रेशियो जो दिया हुआ है वो है 12 लाख, सॉरी 2:3, 2:3। तो ये कैसा है, डेट
ऊपर में आएगा 8 लाख और नीचे में 12 लाख। हो गया 2:3। ठीक है, बराबर है। चल, तो मतलब गिवन इंफॉर्मेशन जो है वो पहले प्रपोजल में मैच कर जाएगी, फिर दूसरे प्रपोजल पे आपको काम करना रहेगा। ठीक है, सो कैसे शुरू करना है इसको? डायरेक्टली आंसर शुरू कर रहे हैं। प्रपोजल 1 को एनालाइज करें। पहले क्वेश्चन देख लो क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सस्टेनेबल ग्रोथ रेट फॉर बोथ दी प्रपोजल्स। एसजीआर निकालना है। अगेन एसजीआर का फॉर्मूला रिटेन्ड अर्निंग कितना है, मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटेन्ड अर्निंग का परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी, तो पहले रिटेन्ड अर्निंग निकालना पड़ेगा एंड फिर मल्टीप्लाई बाय इक्विटी मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इक्विटी करना पड़ेगा। तो आरओई निकालना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट रिटेंशन रेशियो जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा ना, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये क्वेश्चन अनवाइंड होते जाएगा। प्रपोजल 1 का कर लेते पहले कार्यक्रम, जो भी इंफॉर्मेशन दी उसके बेसिस पे। तो सेल दिया हुआ है, सेल है 30 lakhs, अमाउंट इन लैक्स। ठीक है, देन टोटल एसेट, टोटल एसेट है कितना बोलो, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ बाद में कंप्लेंट करोगे। 30, ये क्या था, सेल। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट असेट टू सेल रेशो 0.65। ठीक है, टारगेट असेट टू सेल रेशो। तो जितना भी आपका ये 30 का सेल है ना, मल्टीप्लाइड बाय, ये असेट टर्नओवर रेशो नहीं है, ये असेट टू सेल रेशो है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय करो 65 से, इससे, सो यू विल गेट टोटल एसेट। टोटल एसेट कितना आ रहा है, 19.50। एंड देन आता है आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, ये देखो, टारगेट नेट प्रॉफिट मार्जिन 4% का, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 4%। ठीक है, ये आएगा 1.2 lakhs। लाख लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो फिर से एक बार फोटो निकाल लो, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहां से आगे आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले तो रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए पहले आपको प्रोपोर्शंस निकाल लेने पड़ेंगे कि कितना प्रोपोर्शन इक्विटी का आता है टोटल एसेट में, क्योंकि ये जो आपको 1.2 का नेट प्रॉफिट आई, ये तो टोटल आया हुआ है ना। टोटल मतलब इक्विटी प्लस डेट को मिला के, तो आपको इक्विटी का प्रोपोर्शन निकालना है। इक्विटी पोर्शन, इसको मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। ठीक है, और हमें रिटर्न ऑन इक्विटी कितना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी बस उतना ही हिस्सा चाहिए जितना इक्विटी से रिलेटेड है। ठीक है, चलो, सो ये कैसे निकलेगा, 12 लाख की इक्विटी, इसका आंसर निकाल रहे हैं। 12 लाख की इक्विटी डिवाइडेड बाय 12 + 8, इसका आंसर आता है 0.60, 60% का। सो रिटर्न ऑन इक्विटी ROE इज इक्वल टू 1.2 lakhs, और जो टोटल असेट है 19.50, कहां से आया 19.50, ये वाला 19.50। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लायर। अब ये जो है ना मल्टीप्लायर वाला पार्ट, ये वाला अब एग्जाम में मान लो नहीं देखा ये क्वेश्चन, तो क्लिक होना इज स्लाइटली डिफिकल्ट। ठीक है, कि ऐसे हैंडल करना है, तो कुछ गलती हो सकती है। देन 3.69%, इसका आंसर आता है रिटर्न ऑन इक्विटी का। SGR सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, तो रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय रिटेंशन रेशो, which is equal to 3.69% multiplied by 0.75, then is equal to, इसका आंसर निकलता है 2.77। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट निकल गया आपका। अब भी मैंने बोला मैं छोटा छोटा लिखूंगा, फिर बड़ा बड़ा लिखने लग गया। ठीक है यार, क्या करें। ठीक है, चलो, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट पार्ट 1 का निकल गया। प्रपोजल 2 को एनालाइज करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करें। अब ये प्रपोजल 2 में थोड़े से गणित बदल जाते हैं। आप क्वेश्चन को देखो फिर से एक बार, आपने तो नोट किया ही होगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आपके कुछ कुछ चीजें, जैसे इक्विटी जो है वो बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको 1 लाख का एडिशनल इक्विटी रिक्वायर्ड है प्रपोजल 2 में। तो इसमें न्यू इक्विटी, अगेन वही पर्टिकुलर्स यहाँ पे, अमाउंट यहाँ पे आप लिख लो वो।
ठीक है। सो न्यू इक्विटी या इक्विटी इंक्लूडिंग न्यू, और यहां पे आएगा अमाउंट लैक्स में ऑब्वियसली, यहां कंप्यूटेशन ले लेते हैं। यहां पे आएगा अमाउंट कंप्यूटेशन, ठीक है। चलो करते हैं। सो दिस इज 12 lakhs पहले वाला प्लस 1 लाख नया, अमाउंट आया 13 लाख का। फिर उसके बाद में न्यू डेट, बोलो न्यू डेट क्यों चाहिए भैया, क्यों चाहिए? यहां पे दिया है इसने, डेट टू इक्विटी क्या मेंटेन करना है, प्रपोजल 2 में जाते तो 4:1, मतलब एक हिस्सा अगर इक्विटी का है तो 4 हिस्से जो है वो डेट के होने चाहिए। तो एक हिस्सा अगर इक्विटी का है, ये हो गया एक हिस्सा, मल्टीप्लाइड बाय, तो 4 हिस्से जो है वो डेट के होने चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करो 4 से तो वो आता है 52 lakhs, ठीक है। और इसको मिला के फिर आपका टोटल एसेट आ जाता है 52 प्लस 13 65, तो ये आ गया आपका टोटल एसेट। अब इससे आप आगे में आपका इनकम स्टेटमेंट बना के, ये टोटल एसेट काम का है ये वाला पोर्शन, ठीक है। चलो तो इनकम स्टेटमेंट, वही इनकम स्टेटमेंट बना के फिर उसमें से आरओई वगैरह वगैरह निकालना है, सेम ही कहानी है यहाँ पे। समराइज्ड इनकम स्टेटमेंट, समराइज्ड सेल दिया हुआ है, सेल कितना आएगा अभी, सेल का रेशियो दिया हुआ है, चेक करो क्वेश्चन में, टारगेट असेट टू सेल्स रेशियो दिया हुआ है विच इज 62.62, ठीक है। सो असेट है आपकी 65, यहां पे सेल से असेट निकाला है ना, और यहां पे असेट से सेल निकालना है आपको। तो आपको असेट टू सेल रेशियो दिया हुआ है 0.62, और आपके पास में यहाँ पे असेट है, असेट इज 65, तो 65 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वही कंप्यूटेशन, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे अमाउंट। चलो क्या लिखे क्या लिखे क्या लिखे, 65 आपका टोटल एसेट डिवाइडेड बाय 0.62 बराबर है, ठीक है। सो ये आंसर आता है, सेल हो गया आपका 104.84। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो आता है 104.84 का 15% दिया हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन 5% दिया हुआ है, ये आएगा 5.242 lakhs, ठीक है। अब फिर से वही, ये एक बार आ गया आपका, तो इक्विटी मल्टीप्लायर निकाल लो पहले तो इक्विटी मल्टीप्लायर कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, E डिवाइडेड बाय E प्लस डी, इफेक्टिवली हम लोग पोर्शन निकाल रहे हैं इक्विटी का पूरे असेट में। तो 13 डिवाइडेड बाय 13 प्लस कितना था 52, विच इज इक्वल टू 0.20, ठीक है। देन रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकलेगा, तो पहले तो रिटर्न 5.242 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टोटल असेट 65 नॉट 52, 65 टोटल असेट मल्टीप्लाइड बाय 0.20 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1.613%, ठीक है। सो 0.2 मतलब इक्विटी का पोर्शन निकाल लिया, मतलब ये टोटल रिटर्न में से, रिटर्न ऑन कैपिटल में से रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल लिया हमने बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 0.2, और वो आंसर आ गया आपका 1.613। देन रिटेंशन रेशियो, अगेन डिविडेंड पे आउट रेशियो यहां पे इन वैल्यू दिया हुआ है 0.30, ठीक है। तो आपको निकालना पड़ेगा रिटेंशन रेशियो, तो कितना कमाया 5.242 माइनस कितना डिविडेंड में बांट दिया 0.30, इतना बांटा है, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गिवन है।
कितने में से 5.242, तो 5.242 में से 5.242 माइनस 0.30 जब आप करोगे तो कितना रिटेन किया वो आ गया डिवाइडेड बाय टोटल अर्निंग। तो टोटल अर्निंग कितना रिटेन किया डिवाइडेड बाय टोटल अर्निंग, तो आ गया रिटेंशन रेशियो। यहाँ पे रिटेंशन रेशियो निकल के आ रहा है 0.943 विच इज अप्रोक्सीमेटली 94.3%। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, नाउ यू आर एक्सपर्ट इन SDR कैलकुलेशन, तो सिंपल है, रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय रिटेंशन रेशियो। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 1.6, इसको 0.01613 मल्टीप्लाइड बाय 0.943, सो इसका आंसर आता है 1.52%। ठीक है, सो SDR 1.52% और प्रपोजल 1 का SDR इज 2.77%। तो ऑब्वियसली लाइक प्रपोजल में अगर कमेंट करना है आपको तो ये बेटर है। तो यहाँ पे इतना कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिंपली यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट SDR फॉर बोथ, कोई कमेंट नहीं करना है आपको उसके ऊपर। फिर हम आते हैं हमारा फाइनल क्वेश्चन, नहीं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगेन इस क्वेश्चन की भी कहानी वैसी है जैसी बाकी क्वेश्चंस की है। ये है सबसे पहले आपकी डिटेल्स। आई होप दिस इज विजिबल। इसको बड़ा नहीं कर पाऊंगा मैं अभी। फिर ये आपको दे दी है बैलेंस शीट और बाकी की डिटेल्स। और फिर ये है आपका क्वेश्चन। ऐसे कर लेते इसको साइड बाय साइड। ठीक है, चलो देखो इसको, देखो अभी एनालाइज करो। तो क्वेश्चन इधर हो गया, फॉलोइंग आर द डिटेल्स, मतलब ये वाली डिटेल्स। इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला वाला इनकम स्टेटमेंट, तो सेल दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया है, PBT दिया हुआ है, फिर टैक्स दिया हुआ है 30% का, और आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। सारी इंफॉर्मेशन रेडी है यहाँ पे। उसके बाद में बैलेंस शीट है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, आपकी टोटल एसेट आ गई, इक्विटी कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सेम मतलब टोटल लाइबिलिटी टोटल एसेट मैच हो गई, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इसमें क्या करना है हमें, द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग फॉर न्यू सेल्स स्ट्रैटेजी एज फॉलोज, सेल टू ग्रो एट 30% पर ईयर फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो अगले 4 साल तक के सेल जो है वो 30% से ग्रो करने वाला है। एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, टैक्स रेट विल रिमेन द सेम। अब यहां पे क्या है ना, दिया हुआ बस इतना है, लेकिन लेते वक्त लगभग सारी ही चीजें रेशियो में सेम लेनी पड़ रही है। ठीक है, तो अगर आपने ये कैलकुलेट नहीं किया पहले तो अगेन वही दिक्कत होगी। आपको ये एडवांस में पता होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए बाकी के भी रेशियो हमें सेम मान के चलने हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, और थोड़ा समझ में आ जाएगा। देन डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ नेट फिक्स्ड एसेट, ऑब्वियसली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, नॉट एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो दिया हुआ है 15% का। यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द वायबिलिटी ऑफ न्यू स्ट्रैटेजी। ये एक स्ट्रैटेजी है, न्यू सेल स्ट्रैटेजी, उसमें ये सब होने वाला है, तो आपको वायबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो इसको कुछ भी नहीं, स्टार्ट करना है आपको पर्टिकुलर से। देख लो कैसे करना है इसको। सो ये हो गया आपका ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ठीक है, क्या बना रहे हैं हम लोग, पहले तो बना लेते हैं प्रोजेक्टेड कैश फ्लो। नहीं, पहले लिखेंगे हम लोग सेल्स। ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो रेडीली अवेलेबल है वो हमारे पास में सेल की दी हुई है। सो ईयर 5 क्यों लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, सो अभी जस्ट फोकस ऑन दिस
कि क्या क्या करना है इसमें। सो आपके पास में एग्जिस्टिंग सेल दिया हुआ है, अगर आप देखो यहाँ पे तो ये हो गया आपका एग्जिस्टिंग सेल, और जैसे ये स्ट्रैटेजी ली तो नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए 30% ग्रोथ आएगी। तो कुछ भी नहीं, ये जो सेल दिया हुआ है 40,000, उसमें 1.30 से मल्टीप्लाई करते जाना है। 40,000 टाइप करो, मल्टीप्लाइड बाय 1.30 से, मतलब 1.3 से मल्टीप्लाई करते जाओ, दैट इज वो आएगा 30% ग्रोथ के बाद में। सो ये आंसर आता है 52। ये कैसे निकाला, तो ये ओल्ड वाला जो सेल है वो प्लस 30%, ठीक है, कैलकुलेटर में ऐसे टाइप किया तो भी चलेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे और 30%, सो 52,000 से 30% को और ऐड करना है यहाँ पे। तो ये कितना आएगा, मेरे पास में वैल्यूज लिखी हुई है, मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा हूँ। 67,600, फिर और 30% ऐड किया 87,880, फिर और 30% ऐड किया 114,244 आया। और ईयर 5 के लिए क्योंकि स्पेसिफिकली बोला नहीं है, सेल 4 साल तक के ग्रो कर रहा है ना, ठीक है, क्योंकि बोला नहीं है तो आपको बस यहाँ पे ग्रोथ उसकी रोक देनी है, मान लेना है कि ये जो ग्रो करेगा वो इस तरीके से, बस हो गया। सो ईयर 5 में उसके बाद में ग्रो नहीं करेगा। सो ईयर 4 टू ईयर 5 में कांस्टेंट ऐड करना है आपको, ठीक है। देन ये इंफॉर्मेशन एक बार आपको आ गई, मिल गई, तो उसके बाद में आप पहले अपने सारे एसेट, क्योंकि बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो एसेट के हिसाब से, यहाँ पे हमें एसेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो नहीं करते हैं। मान लो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं पीबीटी वगैरह के साथ में, तो पीबीटी निकाल लो, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पीबीटी कितना आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ पे फिर से एक बार पीछे जाओ, अरे अरे अरे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 6,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो ये आता है 15%। तो हम लोग पीबीटी यहाँ पे 15% ले लेंगे, 15% ऑफ सेल्स, ठीक है, सिंपल 15% निकालते जाओ, यहाँ पे लिखते जाओ 7,800, फिर 10,140, 13,182, देन 17,136, 17,136। क्यों, क्योंकि अगेन सेम वैल्यू है ना सेल का, तो यहां पे आके वैल्यू सेम हो गया, ठीक है। चलो फिर आते हैं हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ओर, जो कि आता है 10.5%। कैसे करेंगे, यहां पे आओ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,200 डिवाइडेड बाय 40,000 कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा 10.2%, 10.5% आएगा। तो अगेन सेल का 10.5% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखते हैं 5460, 7098, 9227, 11,995.62, देन 1199, गलत हो गया, 1,14,000 है ना, 1,14,000 मल्टीप्लाइड बाय 10.5%, तो 11,995.62, ठीक है, 11,995 और 11,995.62, ठीक है, तो ये आ गया। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, मतलब ये हो गया आपका प्रॉफिट, पीएटी निकल गया, ठीक है। तो यहां से आगे फिर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, उसके लिए क्या क्या लगेगा आपको, तो ये जो पीएटी है, पीएटी में डिप्रिसिएशन माइनस हो क्या है, तो आपको डिप्रिसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन ऐड बैक करने के लिए पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल एसेट। तो आप एक और वर्किंग कर लो, और यहां पे आएगा अगेन वही ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले फिक्स्ड असेट, सो बोल रहे कि फिक्स्ड असेट जो है और सेल, उसका जो रेशियो है वो सेम रहेगा। क्या है यहाँ पे फिक्स्ड असेट और रेशियो इसका, सो फिक्स्ड असेट है which is equal to 25% of sales, मतलब फिक्स्ड असेट इज 25% ऑफ सेल्स,
10,000 डिवाइडेड बाय 4,000, तो सिंपली 25% मल्टीप्लाइड बाय सेल्स कर करके आंसर निकाल लो। सो ये आ गया आपका 13,000, 16900, 21970, देन 2856, देन 37129। ये आ गया आपका पूरा का पूरा आंसर। देन उसके बाद में करंट एसेट, करंट एसेट कितना है, 15% ऑफ सेल्स, निकाल लो। कहाँ गया, ये है करंट एसेट। सेम वैसे ही करना है, 6000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो 15% आंसर आता है, मेरे पास में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका 7800, 10140, 13182, 17136 एंड देन 17136। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट सेम नहीं आएगा, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट जो है वो 28561 ये आएगा। ठीक है, चलो, सो टोटल ले लेते हैं। टोटल एसेट आ जाएगी आपकी, टोटल 20800, 27040, 35152, 45697.60। कहीं पे पॉइंट मिस हो गया शायद मेरे से। ठीक है, इतना ही लिख लो, कोई बहुत क्रूशियल नहीं है कैलकुलेशन के लिए। 45697। ठीक है, देन आते हैं हम लोग इक्विटी की तरफ। ये हो गया आपका एक वर्किंग रेडी। अब इक्विटी के लिए क्या बोला हुआ है, इक्विटी इज $37 पॉइंट कितना, आ गया इक्विटी। इक्विटी ये है इक्विटी, 15,000 डिवाइडेड बाय 40,000 करो, कितना आता है, 37.5%। ठीक है, सो सेल का 37.5% आएगा इक्विटी। तो डालते इक्विटी को प्लग करते हैं, 19500, 25350, 32955, 42841.50, पॉइंट को छोड़ रहा हूं मैं, 42841। क्रेडिट, क्रेडिटर्स नॉट क्रेडिट, क्रेडिटर्स आते हैं 2.5%। अगेन सेम कैलकुलेशन, कहाँ गए क्रेडिटर्स, ये 1000 डिवाइडेड बाय 40,000 कर लो, आ जाएगा आंसर। सो ये हो गया 1300, ये हो गया 1690, ये हो गया 2197, 2856 एंड 2856। टोटल कर लो तो ये सेम आता है। ठीक है, 27040, 35152, 45697, 45697 ये आ गया। ठीक है, अब फिर से ये जो इंफॉर्मेशन है इसका यूज करके हमें यहाँ पे आगे बढ़ा के इसको प्रोजेक्टेड कैश फ्लो निकालना है। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो को निकालने के लिए जितने भी हमने एक्सपेंसेस पीएटी को अराइव करने के लिए, मतलब पीएटी तक पहुंचने के लिए माइनस किए हैं, जो कि नॉन कैश नेचर के हैं। ठीक है, सो ये हमें निकालना है भी कैश फ्लो। तो पीएटी आपके पास में है, तो जैसे डिप्रिसिएशन एक एक्सपेंस हो गया, तो डिप्रिसिएशन नॉन कैश नेचर का है, राइट, तो उसको एड बैक करना पड़ेगा, राइट, जो कि अननेसेसरीली रिड्यूस हो गया है। तो अब जो ये डिप्रिसिएशन कैश फ्लो में जब आप डिप्रिसिएशन को ऐड बैक करोगे तो एक चीज याद रखना कि डिप्रिसिएशन कितना है, 15%, बट जो भी वैल्यू बिगिनिंग में थी उसके ऊपर। तो ये हो गया आपका 10,000, 10,000 का 15% आप यहां पे लोगे, जो कि आता है 1500। फिर आपको
डिप्रिसिएशन रिक्वायर्ड है, तो अब जो डिप्रिसिएशन लोगे नेक्स्ट ईयर के लिए Y2 के लिए, वो ये जो है फिक्स्ड एसेट 13,000 उसका 15% लेना है 1950, तो 15% पिछले ईयर का लेते जाओ 2535, 4284 एंड 5569, ये आ गया आपका। देन उसके बाद में एडिशन टू फिक्स्ड असेट, क्या कर रहे हैं हम लोग, ये एडिशन टू फिक्स्ड एसेट का एडजस्टमेंट, एडिशन टू फिक्स्ड एसेट इसमें से रिड्यूस होगी। क्यों ऐसा, तो जो एडिशन हमने फिक्स्ड एसेट में की है उसका इंपैक्ट पीएटी में नहीं आया, लेकिन कैश तो बाहर चली गई ना, तो एडिशन कैसे निकालेंगे, पिछला वाला जो फिक्स्ड एसेट था वो 10,000 और अब जो फिक्स्ड एसेट आया हुआ है वो उसका डिफरेंस। ठीक है, पहले तो ये ले लो फिक्स्ड एसेट, ये कैसे आएगा देखो। सो नया एसेट कितना बना, प्लीज बी केयरफुल। ठीक है, यहां पे ये वाले पॉइंट में इसका मैं एक बार वर्किंग करके बता देता हूं। पिछले साल मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 10,000 था, अभी जो है वो 13,000 है। एज पर वॉट, एज पर दिस स्टेटमेंट, ये क्लोजिंग पर, इसमें तो डिप्रिसिएशन भी चले गया ना, तो ये जो आप 3,000 का डिफरेंस आ रहा है ये तो डिप्रिसिएशन के बाद में आ रहा है, मतलब टोटल एडिशन जो है वो प्लस डिप्रिसिएशन 1500, मतलब 4,500 का टोटल एडिशन हुआ है फिक्स्ड एसेट में, जिसका इंपैक्ट पीएटी में नहीं आया। सो दैट हमें कैश फ्लो तक के अराइव जो करना है, कैश फ्लो तक के जो रीच करना है, सो 4,500 जो है उसका इंपैक्ट कहां पे नहीं आया, तो आपके पीएटी में नहीं आया, तो हम यहां पे 4,500 का इंपैक्ट डालेंगे और हमें दिखते वक्त वो इंपैक्ट सिर्फ 3,000 का दिख रहा है। क्यों, क्योंकि 13,000 माइनस 10,000 ये अगेन एडजस्टमेंट इसमें डिप्रिसिएशन का हो चुका है। ठीक है, सो आपको 4,500 का टोटल एडिशन हुआ है जिसमें से 1,500 का डिप्रिसिएशन था, लाइक दिस। चलो बाकी का फिर उसी तरीके से आप बाकी भी निकालोगे, 5850 7605, देन आएगा 9886 एंड देन 4284.15। ठीक है, देन इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट जिसका इंपैक्ट अगेन उसमें नहीं आया, आपके किस में नहीं आया, पीएटी में नहीं आया, तो कितना, ये तो डायरेक्ट इंक्रीज है, सिंपल डिफरेंस ले लो, पिछली वैल्यू जो है 1,000 और यहां पे देख लो कितना आ रहा है अभी का करंट एसेट, करंट एसेट प्रीवियस इसमें है 6,000 का। ठीक है, 6,000 माइनस 7,800, डिफरेंस निकाल लो, कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ गया नेट इंक्रीज इन या चलो, नेट इंक्रीज इन करंट एसेट कैसे आया, क्वेश्चन में वापस आते हैं। नेट करंट एसेट कितना है 6,000 और ये आपका सन्ड्री क्रेडिटर, प्रीवियस करंट एसेट कितना है 5,000 का, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, नेट करंट एसेट 5,000 का। अब आपका नेट करंट एसेट कितना है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये है 7,800 माइनस 1,300, ये 7,800 माइनस 1,300, तो अभी कितना आ रहा है 800 माइनस 1,300, $6,500, पहले कितना था 5,000, मतलब नेट इंक्रीज कितना हुआ 1,500 का। तो इस तरीके से नेट नेट करते जाना है और ऐड करते जाना है, तो ये हो गया 1,500, ये भी माइनस होगा। ठीक है, सो अगेन 1,500, 1950, 2535, वैसे ही करते जा रहा हूं मैं। पिछले पीरियड का करंट एसेट
एंड नेट करंट एसेट एंड इस पीरियड का नेट करंट एसेट, उसका डिफरेंस है ये, नथिंग एल्स। 2295, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे, तो करंट एसेट आपका एग्जैक्टली सेम ही है। अब ये है पीएटी 5460, 5460 प्लस आप डिप्रिसिएशन का ऐड करोगे, माइनस 4500 को माइनस करोगे एंड देन माइनस करोगे 1500, तो वो आएगा 960। ठीक है, तो 960 का ये कैश फ्लो बन गया। सिमिलरली पीएटी में डिप्रिसिएशन ऐड, बाकी के दो फिगर्स माइनस, 1248 देन 1622, 2109 एंड 1199। ठीक है, वन 1995 11995.62। ठीक है, चलो तो ये वाला करेक्ट है, 11995.62। तो ये आ गया आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अब इसी कैश फ्लो के बेसिस पे हमें वैल्यूएशन करना है। कैसे करेंगे, रुको। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, उसके बेसिस पे ये सारे कैश फ्लोज जो है वो ईयर के हिसाब से डिस्काउंट कर लो, कैश फ्लो। ठीक है, सो 960, 1248, 161622.40, 2109। अपने डेसिमल को बहुत केयरफुली नहीं लिया तो भी चलता है, ये कैश फ्लो वगैरह का क्वेश्चन है, इसमें चलता है उतना। ठीक है, सो प्रेजेंट वैल्यू एट 15%, सो डिस्काउंट कर लो, 1.15 से डिवाइड करना है 1 को, सो 1.15 डिवाइड इक्वल्स टू आता है 0.8695, या सीधा यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से जाए तो राउंड ऑफ करके 870। ठीक है, देन दूसरी वाली जो वैल्यू उसके लिए 756, तीसरी वाली जो वैल्यू है मतलब थर्ड ईयर के लिए इट इज 0.658, फिर चौथी वाली जो वैल्यू है उसके लिए 0.572। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, पीवी 835.20, देन 943.49, 1067.54 एंड देन 1206.42। ठीक है, इसका टोटल कर लो, वो आता है 4052। अब आते हैं हम लोग एक कैलकुलेशन की तरफ। ठीक है, मैंने बोला ना ये अगेन आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए क्या करना है। ये जो 5th ईयर है, याद करो वो डिविडेंड डिसीजन वाले कैलकुलेशन, जहां पे हमें एक कंसिस्टेंट ग्रोथ पता चल जाती कि यहां इस कहानी के आगे सब कुछ कंसिस्टेंट रहेगा। तो हम लोग एक कैलकुलेशन करते थे कि हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको कंसिस्टेंट मान के टिल इंफिनिटी वी विल कैलकुलेट द रेसिडुअल वैल्यू। तो रेसिडुअल वैल्यू होती है इसकी, मतलब ये वैल्यू अज्यूमिंग कि ये कैश फ्लो जिंदगी भर चलेगा, तो इस पॉइंट पे इसकी कितनी वैल्यू है, इसी पॉइंट पे, और फिर इसको डिस्काउंट करके वापस इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, सो पहले यहां पे निकालेंगे, उसको नाम दिया है रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू, क्या कैश फ्लो था हमारा 11995 पॉइंट समथिंग 0.62। अब इसकी रेसिडुअल वैल्यू निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है 0.15 उससे सिंपली डिवाइड कर दो, और ग्रोथ का आ गया। कोई पूछेगा ना ग्रोथ का आ गया, तो ग्रोथ नहीं कंसिडर कर रहे, दिस इज विदाउट ग्रोथ। हमने विदाउट ग्रोथ वाला मॉडल भी देखा हुआ है पढ़ते वक्त, क्वेश्चन में नहीं आया कभी विदाउट ग्रोथ वाला, लेकिन विदाउट ग्रोथ वाला मॉडल तो देखा है ना। 11995.62 डिवाइडेड बाय 0.15, आंसर इज 79970.8। ठीक है, चलो ये मिल गया। देन उसके बाद में रेसिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू पीवी इज इक्वल टू 79970 डिवाइडेड बाय 1.15 टू दी पावर 5। 5 साल की डिस्काउंटिंग चल रही है यहाँ पे। ठीक है,
ओके चलो कहाँ पे टर्मिनल हुआ, टर्मिनेट कहाँ पे हुआ? ये टर्मिनेट 4th ईयर पे हुआ ना, तो आपकी जो डिस्काउंटिंग होगी वो 4th ईयर पे होगी, क्योंकि ये वैल्यू इट इज अज्यूम्ड, ये वैल्यू आपको 4th ईयर का वैल्यू निकाल के दे रहा है, टर्मिनल वैल्यू एट 4th ईयर। रिमेंबर, जब भी हम D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G लेते हैं, मान लो ये D5 होता तो आपको P4 मिलता, वैल्यू शेयर वैल्यू जो मिलती वो 4th ईयर की मिलती। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है 5th ईयर का कैश फ्लो को आपने आगे बढ़ा दिया, तो जो आपको वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 4th ईयर की। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे 4 से इसको डिस्काउंट करेंगे। अगेन 1.15 वही मल्टीप्लाई इक्वल टू करके ये इसको सॉल्व करते वक्त इसका आंसर जो आता है वो आंसर है, अब इसको सॉल्व कर लो, ये जो इसका रिजल्ट है डिस्काउंट वैल्यू जो आती है वो आती है 1.572 एंड यहाँ पे आंसर आएगा आपका 45,743.30। ओके चलो, तो आपका टोटल शेयर होल्डर्स वैल्यू कितना है? टोटल शेयर होल्डर्स वैल्यू 45,743.30 प्लस ये वाला जो कैश फ्लो का निकाला था, अरे कहाँ गया, हाँ ये वाला, प्लस ये वाली वैल्यू, वो है 4052, इसकी टोटल आती है 49795.95। देन प्री स्ट्रैटेजी वैल्यू इज इक्वल टू, यहां पे क्लियरली दिया हुआ है, मेंशन्ड है, कहाँ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे पीएटी लेके कर लिया। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों किया, एक का पीएटी लिया एक का कैश फ्लो लिया, मुझे क्या मालूम, ये ऐसा ही ट्रीटमेंट दिया हुआ है, इसलिए मैंने बोला ना देख देख के कर ही इसलिए रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट लोग बड़े लोग हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ये स्त्री है कुछ भी कर सकती है। ठीक है, सो ये आता है। ठीक है, सो कंक्लूजन जो है उसको लिखने के बाद वैल्यू ऑफ स्ट्रैटेजी की कितना गेन हुआ, वैल्यू ऑफ स्ट्रैटेजी, सो वो आता है आपका जो ये वाला वैल्यू है माइनस ये वाला वैल्यू, सो ये बाय टेकिंग स्ट्रैटेजी है, बाय टेकिंग स्ट्रैटेजी, और ये विदाउट स्ट्रैटेजी है। सो 49795 माइनस 28, 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3, इसका आंसर निकाल लो, सो आता है 21,795.95। सो स्ट्रैटेजी लेना इज फाइनेंशियली वायबल। सो स्ट्रैटेजी इज फाइनेंशियली वायबल हो गया, मतलब इतना ही था। तो ये सारे थे आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, इसके बाद में भी है 1-2 क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन है बट वो जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे इस चैप्टर में सुटेबल नहीं है, तो मैं उसको आगे भेज दूंगा। ठीक है, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन वाले चैप्टर में, मतलब उसके जो क्वेश्चंस हम लोग जहाँ पे करेंगे वहाँ पे। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट आएगा आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का वीडियो। ओके बाय बाय।